नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 जीपीएससी का 7वीं जीपीएससी का फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और पेपर का स्टैंडर्ड देख के नो डाउट मतलब मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि बिल्कुल ट्रिमेंडस, बिल्कुल परफेक्ट पेपर जीपीएससी ने तैयार किया है। बिल्कुल जो है बिल्कुल बेहतरीन पेपर कह सकते हैं। पीसीएस लेवल का पेपर का यही एक्सपेक्टेशन किया जा सकता था। अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया था उससे लगभग बिल्कुल हटके ट्रेंड में है बिल्कुल पेपर, और बहुत ही अच्छा पेपर। मुझे पेपर 1 का आंसर की बनाने में दोस्तों 4 घंटे लग गया। सोच सकते हैं कि पेपर कितना लेंदी था, बहुत ही लेंदी पेपर था। और नो डाउट कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। कट ऑफ के लिए हम अलग से एनालिसिस हम लोग जो है हम लोग करेंगे। अभी कट ऑफ का एनालिसिस करना जो है मतलब कह सकते हैं जल्दीबाजी होगी, लेकिन नो डाउट पेपर का कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने वाला है। इसलिए अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और बहुत सारे दोस्तों का मैं कमेंट देख रहा था कि किसी भी यूट्यूबर्स का नहीं लड़ा या फिर जो है टेस्ट सीरीज से या बुक से। तो दोस्तों स्टैंडर्ड इतना बेहतरीन था, कुछ भी उम्मीद करना जो है एग्ज़ाम में, मैंने कहा था कि हमेशा पेपर का लेवल अप करके तैयारी करनी चाहिए। हमेशा जो है पेपर का जो स्टैंडर्ड अच्छा मान के तैयारी करना चाहिए। और आप लोगों ने किया नो डाउट, लेकिन पेपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, तो इसमें आप लोगों का भी दोष नहीं, या किसी भी जो भी यूट्यूबर से जो फ्री में आपको 2 घंटे 4 घंटे की क्लास दे रहे हैं या हम ही लोग दे रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। सब लोगों ने अपने तरीके से बेस्ट किया। और किसी भी बुक से, मैं पेपर 1 की अगर बात करूं तो देखिए 15 क्वेश्चन सिलेबस में था करंट अफेयर्स का, लेकिन आया कितना, 1-2। बाकी जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही लेंदी है दोस्तों। मैंने देखने के बाद जब पेपर पूरा एनालिसिस किया और जब कुछ दोस्तों से राय ली तो पता चला पेपर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। जैसा मैंने सोचा बिल्कुल पेपर अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड पेपर का था। तो नो डाउट कट ऑफ बहुत कम जाएगा। पेपर 2 का ही देख लीजिए, झारखंड का। इतने अच्छे अच्छे मार्केट में कंटेंट बुक्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब 60 to 65 मेरे हिसाब से, हालांकि ये भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो है जल्दीबाजी होगी, लेकिन 60 से 65 जो है एक एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर कह सकते हैं, एवरेज नहीं स्टैंडर्ड स्कोर होना चाहिए। बाकी एनालिसिस जो है कट ऑफ का हम लोग अलग से बनाएंगे और सबसे बेहतरीन बनाएंगे नो डाउट आपके। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिलाइएगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स आए। और पेपर 2 का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें थोड़ा सा हम लोग को समय चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। आपको भी पता है पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड था, नेट पे भी मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा, उसका भी सबसे बेहतरीन आंसर की आपको एग्जाम फाइटर टीम जो है अपलोड करके देगी। पेपर 1 में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि बहुत जो है गलतियां कम हो, ना के बराबर हो। फिर भी अगर 1-2 में हो तो जरूर इंडिकेट करिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। और अब एक सीख तो मिल गई सभी छात्रों को कि आने वाले एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे इंटर लेवल हो, हल्के में मत लीजिएगा किसी भी एग्जाम को। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम का स्टैंडर्ड हमेशा अप मान के तैयारी करना चाहिए, हमेशा। और ये जेपीएससी ने बता दिया, तो आप बिल्कुल भी हल्के में तैयारी मत करिए। अब अच्छी कंटेंट के साथ आप लोगों ने देखा रंजीत सर जब क्लास करा रहे थे तो बहुत कम व्यू जा रहा था, क्योंकि रंजीत सर बहुत डीप में पढ़ाते हैं। वन लाइनर हम लोग पढ़ाने पे बिल्कुल भी जो है प्रीफर नहीं करते। 1-2 क्लास सीएनटीएसपीटी की हुई, सीएनटीएसपीटी का देखिए सारा क्वेश्चन लड़ा है। अगर आप देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी, हमारी टीम आपको दिखाएगी। तो जो है आप लोग वन लाइनर के चक्कर में जो है ज़्यादा प्रयास करिए कि ना करें। पहले जो है डीपली पढ़िए किसी भी बुक से या कुछ भी, उसके बाद ही जो वन लाइनर करने का प्रयास करिए। खैर, जिन लोगों ने भी मेहनत किया, जितने भी यूट्यूबर्स, टीचर, सब ने, मैं सभी की प्रशंसा करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि सभी लोग इतना फ्री कंटेंट इतना अच्छा आप लोगों को दिए। सब लोग बहुत मेहनत किया आपके लिए, आप लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। और पेपर का लेवल देखिए बिल्कुल हटाना नहीं है। और हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीरीज डी है, ठीक है, ये सीरीज डी है। इसका आंसर की पेपर 1 का मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, मिलाते जाइएगा। और आंसर की जो है मिलाने के बाद, आंसर की मिलाने के बाद आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और अब मेंस में जो है तैयारी अच्छे से आप लोग लगिए। और साथ ही साथ पेपर 2 का भी जो है बहुत जल्द रंजीत सर आपको बना के देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक नीचे दिया हुआ होगा उसका जो है पीडीएफ, इस पूरा बुकलेट का आंसर के साथ पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नीचे दिए गए लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इसका होगा 10 दिसंबर 1948, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ये पेरिस में अपनाया गया था, पेरिस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, विक्रम साराभाई, ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा विक्रम साराभाई, ठीक है।
1947 में जो है ये फाउंडेड हुआ था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। ये 11 नवंबर 1947 को जो है ये फाउंड हुआ था विक्रम साराभाई के द्वारा, और उस समय उनकी उम्र मात्र 28 साल की थी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ फैक्ट भी बता देंगे आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका आंसर जो है, इसका आंसर होना चाहिए भील, ठीक है। इसका आंसर जो है एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है गोंड होगा। गोंड पहला जो है भील है, सॉरी फर्स्ट जो है भील है, दूसरा गोंड है, ठीक है। और 36.5% इसका जो है टोटल जो है 2011 सेंसस के अनुसार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका होगा आंसर सी, चौथा का सी, बजरंग पुनिया। इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश साइड से मिलाते जाइएगा। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का प्रकार है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आपदा का प्रकार है? तो दोस्तों इसका जो है देखिए, पोस्ट डिजास्टर जो होता है मेजर ना, वो होता है रिस्पांस होता है, रिकवरी होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और प्री डिजास्टर जो मेजर होता है वो क्या होता है? प्रिवेंशन होता है, मिटिगेशन होता है, प्रीपॉन्डनेस होता है, मतलब पहले से आप जो है प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, ठीक है। तो पोस्ट देखिए इसमें बाद का पूछा है, बाद का उपाय। तो मैंने कहा कि पोस्ट डिजास्टर में पहले रिस्पांस है, रिकवरी है, रिकंस्ट्रक्शन है, तो ये पुनर्निर्माण, आंसर डी इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किसके लिए जीता था? ये जीता था साहित्य के लिए। अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? ठीक है, सर्वाधिक वनाच्छादित है। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश सेक्शन की ओर जाएं तो अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया, इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आठवें की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन किन दो स्थानों को जोड़ती है? किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आठवां का बी होगा, घोघा और दाहेज। 310 किलोमीटर का डिस्टेंस को, इसको बनने के बाद फेरी को 310 किलोमीटर के डिस्टेंस को 31 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 310 किलोमीटर की दूरी अब 31 किलोमीटर पे सिमट गई है। दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। काफ़ी 4 घंटे की मेहनत से हमारी टीम के द्वारा ये आंसर के तैयार किया गया है। प्रयास किया गया है कि गलतियां न के बराबर हो, लेकिन पेपर काफ़ी इनप्रेडिक्टेबल था दोस्तों, काफ़ी जो है थ्योरेटिकल था, तो संभावना हो सकती है 1-2 की, ठीक है। तो आप लोग जो है शेयर जरूर करिएगा और आंसर के मिलाने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका मार्क्स आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1911 में हुआ था, ठीक है। ये 15 मिनट की उड़ान थी, सिर्फ 15 मिनट की उड़ान, इलाहाबाद में, नैनी में, और यमुना कोस्टल के, यमुना नदी के जो किनारे किनारे उड़ान भरा था, ठीक है। तो ये जो है 18 फरवरी 1911 को 15 मिनट की उड़ान थी, और उड़ान की दूरी थी 9.7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, ठीक है। अभी जो है मिश्रा जी हैं कोई के मिश्रा, लेकिन इसके सारे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ गलत है। ये क्वेश्चन जो है गलत है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मार्क्स सबको जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है किया जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फैक्ट के लिए बता दूं कि 12 अक्टूबर 1993 को NHRC का जो है गठन हुआ था, ठीक है। आप इसमें एक पॉइंट वाली बात ये रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर 2005। इसका होगा 23 दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005, ठीक है। 1999 का जो गुजरात अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद ही जो है कमेटी फॉर्म की गई थी, फाइनली जो है ये गठन हुआ 23 दिसंबर 2005 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों तारापुर। इसका आंसर होगा तारापुर, ठीक है। तारापुर की इन सभी ऑप्शन में, तारापुर की इन सभी ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, इन सबों की क्षमता तारापुर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? ये भी देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर होगा भील, ठीक है। भील इसका आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोंडा जनजाति, तो ये कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में टोंडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। अब देखिए, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया? इसका आंसर होगा 33%। 33% जो है एरिया जो है रिकमेंड किया गया है, 33%। अब आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? इसका आंसर होगा राजस्थान। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी? देखिए दोस्तों, ईमानदारी से बताऊं तो इसमें कंफ्यूजन था मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कई एग्जाम में ये देखा है प्रश्न, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर जो है तमिल होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आपको जानकारी होगी तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो तमिल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों का, अगर आंसर 18 का मेरे अनुसार तमिल है, बाकी अगर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इसका आंसर जो है तमिल होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों से मैंने कंफर्म भी किया है। 19 नंबर पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा केरल। इसका आंसर होगा केरल, ठीक है। ये पूरा आंसर के साथ जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम एग्जाम फाइटर। ये पूरा क्वेश्चन बुकलेट जो है आंसर के साथ टिक किया हुआ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में थोड़ी देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, ये झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा मुंबई। अब आगे पढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अशोकियन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन। देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे इसका आंसर हम श्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद, कुछ सीनियर से कंसल्ट करने के बाद इसका आंसर लगता है कि खरोष्ठी लिपि होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, विथ प्रूफ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन काफ़ी सीनियर से डिस्कशन करने के बाद इसका आंसर खरोष्ठी लिपि ही प्रतीत होता है। अब 23 नंबर पे आते हैं। चावाक दार्शनिक प्रणाली, चावाक फिलोसफिकल सिस्टम वाज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था लोकायुक्त प्रणाली भी कहलाती थी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, लोकायत सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, 24 वाला, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, इसका आंसर होगा बी, ए बी सी। इसका आंसर होगा ए बी और सी, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी, आंसर बी होगा इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर नगर की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। इसका आंसर भी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन सीनियर से डिस्कशन करने के बाद इसका आंसर ताम्लुक जो है
पता चला। तामलुक, आपको भी अगर इसका कुछ प्रूफ होगा अगर आपके पास तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन इसका ऑप्शन काफ़ी सीनियर से डिस्कशन करने के बाद, कुछ सर लोग से भी डिस्कशन करने के बाद इसका आंसर तामलुक ऑप्शन बी पता चला। ठीक है, अब 27 पे आते हैं। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखा था वाकपति द्वारा। ठीक है, ए हिस्टोरिकल वर्क गोंडवाहो लाइक कल्हन्स राजतरंगिणी वाज रिटन बाय, किसके? वाकपति के द्वारा। इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन होगा तिरुमुराई, तिरुमुराई, इसका ऑप्शन बी होगा सही। अब 29वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कुव्वत अल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये है दिल्ली और अजमेर में, दिल्ली एवं अजमेर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे भी मैंने डिस्कशन किया, काफ़ी जो है डीपली जो है वो किया, और उसके बाद जो है इसका आंसर जो है नियर अबाउट ए के प्रतीत होता है, नियर अबाउट ए के। देखिए, जिस क्वेश्चन पे डाउट है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जिस पे सीनियर से मैंने काफ़ी डिस्कशन किया। ठीक है, जो 30 का ए, कुछ पीसीएस वगैरह जो है अधिकारी अपने मित्र सर्किल में, मैं उन लोगों से भी डिस्कस किया, उनका भी कहना है कि इसका आंसर ए ही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 31वां, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, कहाँ शुरू की गई? बंगाल और मद्रास में। सी इज द राइट आंसर, बंगाल एंड मद्रास। ठीक है, अब 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें दोस्तों क्या है ना कि इसमें सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। कैसे? मैं वही बता देता हूँ। 33वां प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके सारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों वो गलत है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 1905 को हुआ था। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। और उसके बाद जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो है इसका हुआ था 30 दिसंबर 1906। जब आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आप देखिएगा कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसके भी मार्क्स मेरे हिसाब से आयोग इक्वली सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? ठीक है, तो 34 का होगा, इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। अब आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने सीनियर से डिस्कशन किया, काफ़ी नेट वगैरह का सहारा लिया, उसके बाद इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, नियर लक्षद्वीप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया एटॉल्स आर कॉमनली फाउंड? इसका होना चाहिए लक्षद्वीप के निकट। अगर आपके पास भी ये जो हमारे डाउटफुल क्वेश्चन है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद ये आंसर जो है हम बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ उसमें संदेह है, अगर आपके पास कोई इसका प्रूफ है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। ठीक है, चूंकि पेपर इतना लेंदी था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती होनी लाजमी है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने बताया ना, इस बार कट ऑफ 100% नीचे जाएगा, डाउन होगा कट ऑफ। कट ऑफ का एनालिसिस बाद में बताएंगे हम लोग। अब पूरा जो ये जो डिस्कशन हो रहा है टिक के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फाइटर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न भी दोस्तों देखिए कंफ्यूजिंग है, और इसका डेटा भी जो है कहीं ना कहीं
इसका डेटा भी कहीं ना कहीं मिस है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे। देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ठीक है, तो इसका देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका ये होना चाहिए जो 1550 जो है ये होना चाहिए 1556। ठीक है, जनरली माना जाता है कि इंग्लिश वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इंग्लिश में भी देखिए वही पोर्टुगीज इन 1585 जो है लिखा हुआ है। ठीक है, और फादर गैस्पर कोलिजा जो है वो आए थे और उन्होंने ही जो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया था। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोगों ने काफ़ी डिलिबरेटली इसको देखा तो इसका आंसर जो है इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा था। तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी गलत है, और इसके अकॉर्डिंग भी जो है पुर्तगाली तो सही है, लेकिन ये ईयर जो है ना ये 1550 ये गलत है। ठीक है, 1556 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा विथ प्रूफ। ठीक है, बिना प्रूफ के बात मत करिएगा, बिना प्रूफ के थिथरा ही बहुत लोग करते हैं। जो भी दीजिएगा प्रूफ के साथ दीजिएगा, जरूर मानेंगे हम लोग। ठीक है, और उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बिहार। बिहार जो है, बिहार किसी के साथ सीमा नहीं बांटता है। अब आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन नहीं होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, इसके कारण मौसम परिवर्तन नहीं होता है। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। तो ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है, बोथ ए एंड 2 आर, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का एक उदाहरण है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। इनसेट जो था, ये इनसेट सीरीज काफ़ी चीज़ों के लिए था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये इनसेट सीरीज काफ़ी चीज़ों के लिए था। उसमें एक ये मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह भी था ये। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी था वो। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर जो है बी होगा, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। जिसमें हम लोगों को डाउट है, हम आपसे बता दे रहे हैं कि जिसमें हम लोग को डाउट है, 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने बता दिया। आगे भी 1-2 क्वेश्चन डाउट है, उसमें हम लोग बता देंगे। बाकी हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको आंसर पूरा का पूरा सही दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने अपने सीनियर से डिस्कशन किया। इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ओरिजिन, संरचनात्मक मूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। भारत में से निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून जब रिटर्निंग जो होता है ना मानसून, अक्टूबर नवंबर में, ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो वो कहाँ होता है? ये कोरोमंडल तट पे होता है। कोरोमंडल तट पे ये वर्षा होती है जब मानसून लौटता है। ठीक है, अब आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा बी, केवल एक सत्य है इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 43 का बी, केवल एक सत्य है। ठीक है, ये वाला लेटेराइट मृद उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर केवल एक होगा। केवल थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना दे रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप बोर ना हो, आपको बस आंसर से फिलहाल मतलब होना चाहिए। हम लोग इस पर डिस्कशन आगे भी जो है ब्रीफ में जरूर करेंगे। ठीक है, और जो पेपर 2 का आंसर है, पेपर 2 का आंसर की जो है बहुत जल्द तैयार करके आपको दिया जाएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। 44वां नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको इजिली मिल जाएगा। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। 45 सॉरी, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, नागालैंड। ठीक है, 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये 46 का जो ए है ये सही सुमेलित नहीं है, 46 का ए। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए, ये सही सुमेलित नहीं है, आर्टिकल 22.2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? नगरों की संख्या, ध्यान करिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि नगरों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। 47 का डी होगा, उत्तर प्रदेश। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 48वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? एंग्लो इंडियन से संबंधित है, कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 333। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 333, 333। 49वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंटरिज्म? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है। इसका आंसर हमको नहीं पता है हम लोगों को, तो इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। आगे अगर पता चलेगा तो अपने टेलीग्राम चैनल में हम लोग जो है आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिलना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों ये बताओ, ये प्रश्न भी गलत है। इसके सारे ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ब्रीफ में जो है इसका आंसर हम लोग आप लोगों को बता देंगे वीडियो बना के, लेकिन ये इसके सारे ऑप्शन जो है गलत है। उतना टाइम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, सिर्फ आपको आंसर के से फिलहाल मतलब होना चाहिए। इसका सारा का ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए 50 क्वेश्चन पे आप ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन गलत है। अगर आयोग अगर या तो इसको कैंसिल करेगा या फिर इक्वली मार्क्स सबको जो है डिवाइड करेगा। ठीक है, 51 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा इसका आंसर होगा ए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा में स्वीकृत किया था, ये भी होगा। 2 वाला भी होगा। देखिए इसका आंसर आगे होगा 51 का ए। सभी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। 2 सारे ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 51 का ए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी सत्य है। 52 पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। किससे? बी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, 53वें प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों ये आंसर की 4 घंटे की मेहनत से तैयार किया गया है, तो अब सोचिए पेपर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कोशिश किया गया है कि बिल्कुल जो है गलती से बचा जाए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कहीं आपको गलती दिखती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इंग्लिश में कहावत है टू एर इज अ ह्यूमन। ठीक है, टू एर इज अ ह्यूमन। ठीक है, मानव जो है भूल नहीं करेगा तो फिर वो मानव नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन हम लोगों ने जो है कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल सही आंसर की प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, अब आते हैं 53वें प्रश्न की ओर। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 53 का सी, अतुल कोहली। इसका होगा अतुल कोहली। अतुल कोहली इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की ओर। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, धार्मिकता एवं भावुकता, रिलीजियसिटी एंड इमोशनलिटी। इसका आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं 55वां प्रश्न पे। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति जो है निर्हित नहीं होता? ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इसका आंसर होगा डी दोस्तों, 21 वर्ष की आयु सीमा पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 56वें प्रश्न की ओर। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राज्य के गवर्नर को। सी इज द राइट आंसर, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। उसी को पावर दिया गया है कि वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार, ठीक है, उसी को पावर दिया गया है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की ओर। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्लान इंप्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की और। काफी अच्छा जो है प्रश्न आया था दोस्तों। ठीक है, काफी अच्छा पेपर का लेवल था। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा लेवल था, इसलिए अगर आप कम भी बनाए हैं
तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ का एनालिसिस बहुत जल्द हम लोग करेंगे और सबसे बेहतरीन करेंगे, और साथ ही साथ जो है कट ऑफ का एनालिसिस आपको बताएंगे जरूर। लेकिन एक श्योर है एक चीज़ तो, कि कट ऑफ डाउन होगा इस बार, ठीक है। भले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो लेकिन कट ऑफ डाउन होगा, ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों। 58 पे आते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है राज्यों द्वारा वसूला जाता है। जीएसटी भी देखिएगा दो तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह भी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन राज्यों द्वारा जो है सिर्फ ये लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 59वें प्रश्न पे आते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट तो इसका ऑप्शन आप इजीली जो है ए मार के आ जाओगे, इजीली। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है, तो ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 60वें प्रश्न की ओर। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मेरे हिसाब से सब लोगों ने मारा होगा। पीसी महानिबोलस, आंसर सी होगा इसका, पीसी महानिबोलस। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सही है जिसमें प्रदर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन था। इस पे भी हम लोगों ने अपने सीनियर से संपर्क किया, जो सीनियर्स कुछ पीसीएस वगैरह हैं, और कुछ सीनियर सर से संपर्क किया, नेट का सहारा लिया और कुछ बुक्स का भी सहारा लिया। तो उसके बाद जो इसका आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ए, प्रति व्यक्ति आय, PQLI, HDI। अगर आपके पास इसके कोई उत्तर हो, सटीक उत्तर हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तक इसका आंसर ए ही लग रहा है, पर कैपिटा इनकम, PQLI और HDI, ठीक है। डिस्कशन के बाद, इतने डिस्कशन के बाद इसका आंसर ए ही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता अग्रणी। देखिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सीधा सीधा आंसर जो है इसका होगा आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए बोलते हैं ना कि लेंदी कर दिया पेपर, ये लेंदी कर दिया, कॉन्सेप्चुअल, लेंदी, डेटा बेस्ड। ओवरऑल पेपर इज वेरी टफ, मॉडरेट भी मेरी नज़र में ये नहीं है। पेपर टफ की श्रेणी में ही है, मॉडरेट भी नहीं है। हालांकि मैंने पेज पे मॉडरेट लिखा था, लेकिन जो एकदम काफ़ी जो है गहरा डेलिब्रेशन के बाद ये हम जो है अपना तरफ से आंकड़ा दे रहे हैं कि पेपर मॉडरेट से ऊपर ही है, ठीक है। पेपर टफ है, इसका आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की ओर। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉम्बिनेशन CPIC। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर मर के आते, ठीक है। मुद्रास्फीति 64। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, ये भी सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, इसका आंसर होगा डी, ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी। आप पढ़िएगा गौर से, और ये रंजीत सर ने पढ़ाया भी था। काफ़ी जो है डिस्क्राइब, इसका डिस्क्रिप्शन रंजीत सर ने क्लास में दिया था, स्पेशल क्लास इसका चला था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पे। आप उसमें देखिएगा, एकदम डिटेल में बताया गया था। ये क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, डिटेल में पूछा गया है। जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका आंसर डी मार के आएंगे। इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राष्ट्र। 65 पे आते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है, उसके अंतर्गत किन किन गैसों को जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम, ठीक है, किस मिश्रण को मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इसका आंसर होगा बी, एकदम 100% श्योर रहिए, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2, PM10, PM2.5, इसका आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं 66वें प्रश्न की ओर। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर के बदल कर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रुपए का मूल्य ह्रास होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। आंसर इज बी। अब आगे बढ़ते हैं 67वें। गुण सूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये भी देखिए, अगर आप सब सर्च करेंगे तो ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर होगा ए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सुटन एंड बोवेरी। इनका पूरा नाम था वाल्टर सुटेन, ये सुटेन का पूरा नाम था वाल्टर सुटेन, और बोवेरी का क्या नाम था? थियोडर बोवेरी। इनका नाम था थियोडर बोवेरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। हिम्स बोगान को इससे भी जाना जाता है, इजी क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा बी, गॉड कण के नाम से जाना जाता है, आंसर इज बी। अब आगे बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन कीट नहीं है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर होगा विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, इसका आंसर होगा मकड़ी, स्पाइडर। स्पाइडर बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल दोस्तों, ठीक है। ये जो है स्पाइडर जो है बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ एनिमल से, ठीक है। इसका जो है ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है, बाकी जो है ये कीट है, खटमल, मच्छर और घरेलू मक्खी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, इसका आंसर होगा बी, वैद्युत संतृप्ति, इलेक्ट्रोम्यूनिसेंस। ये भी इसका आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इज बी, पराध्वनिक तरंग, सुपरसोनिक वेव्स। आगे बढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसका आंसर होगा ए, यह ताप, दाब और घनत्व से स्वतंत्र है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की ओर। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का स्वरूप है, नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर होगा डी, नाइट्रेट। नाइट्रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। 74, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, इसका होगा आंसर बिट, आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस सब का जो है टिक किया हुआ आंसर इस बुकलेट सीरीज़ का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फाइटर पे, जिसका लिंक नीचे दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन हो लीजिएगा, थोड़ी देर बाद उसमें डाल दिया जाएगा और आप जो है फिर आराम से भी मिला सकते हैं, वीडियो देखने के बाद भी आराम से मिला सकते हैं, ठीक है। 75, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड। अब जो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सर्विस पूरा पढ़ा होगा डिटेल में, वही इसका आंसर बता सकता है, और ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसका आंसर जो है हम लोग ए की ओर बढ़े हैं कि इसका ए होगा अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं 76वें प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस पर भी काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद जो हम लोग भी इसका आंसर एक निकाले हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है 76 का, इसका होगा आंसर डी, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल बोथ, डी इज द राइट आंसर। 77, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज, आंसर इज 24D, the answer is 24D, B is the right answer, the first herbicide produced in the world is 24D, ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। दोस्तों इस पे भी हम लोगों को कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लोगों ने जो है कुछ सीनियर से डिस्कशन करने के बाद टिक्का निकाला है, लेकिन अगर आपको कोई पास कोई पुख्ता जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग के नज़र में डाउटफुल है दोस्तों, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका टिक्का जो है बहुत हद तक लगता है कि इसका टिक्का होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों मिलाने के बाद ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए। ऐसे जो है एक एनालिसिस हम लोग करेंगे कट ऑफ का, और उसके बाद एक सटीक कट ऑफ आप लोग को ज़रूर बना कर देंगे, ठीक है। और इस पेपर को, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और झारखंड के सबसे जो है झारखंड का पेपर का आंसर की बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आज तो संभव नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पेपर बहुत कठिन आया है, पेपर 2 का अनएक्सपेक्टेड, झारखंड का भी अनएक्सपेक्टेड आया है बिल्कुल, तो उसमें टाइम तो लगेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे की हालत ख़राब हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्टली, आज तक किसी एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा नहीं रहा था। और अब आप लोग सभी में निवेदन है कि आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में ना ले, वन लाइनर के रूप में ना ले, वन लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान ना दे के पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, उसके बाद वन लाइनर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन तो टफ होगा ही, आगे आगे धीरे धीरे हर चीज़ में कंपटीशन टफ होगा,
ठीक है। और पढ़ने वाले लड़के दोस्तों पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। जीपीएससी में भी काफ़ी अच्छे लड़के जो है मेहनत किए हैं, और कुछ लोगों का जो मैंने एनालिसिस किया, कुछ लोगों से जो बहुत ब्रिलियंट थे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, उन लोगों ने 60 से 65 जो है 60 से 65 के बीच पेपर 1 में सही करके आया है। 60 से 65 के बीच ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरी नज़र में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ठीक है। हो सकता है आपकी नज़र में और भी अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन मेरी नज़र में जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने पेपर 1 में 60 से 65 के बीच में सही करके आया है। ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मध्यम नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं 79वें प्रश्न की ओर। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण हैं। इसका आंसर होगा 2 वर्षीय। मेज, पोटैटो, शुगर केन, मूंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर्स। इसका आंसर होगा 2 साल। आंसर सी इज राइट आंसर। 80 नंबर। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम, ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 81वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ झारखंड का सेशन शुरू हो जाएगा। झारखंड सेशन में इसमें तो आप लोगों ने अच्छा किया होगा। क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं थे, एक क्वेश्चन मुझे टफ लगा, बाकी तो सब आसानी था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? आप सब लोगों को पता होगा जो सीरियसली झारखंड पढ़े होंगे, गंगा नारायण। बी इज द राइट आंसर। 82। भारत से विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा अल्फांसो। अल्फांसो इज द राइट आंसर, ठीक है। 83। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा कुकरा। कहीं कुकरा भी होता है, कहीं खुखरा भी लिखता है, ठीक है, कहीं कहीं खुखरा भी लिखता है। तो जो भी है इसका राइट आंसर होगा बी, कुकरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 84वें प्रश्न की ओर। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? सभी लोग आप लोग जानते होंगे जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, सिंहभूम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से हुआ था, सिंहभूम। अब आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अभी तक मैंने जो है शायद किसी बुक में देखा हो ये प्रश्न, मैंने तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका काफ़ी डिलिब्रेशन के बाद इसका भी हम लोग आंसर जो है इसका ए निकाले हैं, जेठ नवा खिया। जेठ नवा खिया, ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए। ध्यान रहिए दोस्तों, मैंने कहा होना चाहिए, डाउट है थोड़ा सा, लेकिन इसका आंसर काफ़ी डिस्कशन के बाद जेठ नवा खिया ही लगा, ठीक है। आप लोगों के पास कोई प्रूफ हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे, डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न था। बिरहोर, इसका आंसर होगा बिरहोर। बिरहोर। द हैबिटेंट ऑफ डैश ट्राइब इज नॉन एज टंडा। बिरहोर, सी इज द राइट आंसर। 87 की ओर बढ़ते हैं। डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। ऑनेस्टली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को नहीं पता, हड़बड़ी में आपको इसका आंसर भी नहीं देना चाहते। अगर किसी को पता हो तो विथ प्रूफ जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। लेकिन अगर मुझे इसमें जो है अगर मारना होता, तुक्का मारना होता, तो मैं इसमें जो है असुर मारता, ठीक है। आपने क्या मारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सही उत्तर क्या है वो भी जरूर बताइएगा। हमें भी जो है हमारी टीम इसको सर्च कर रही है, अगर मिल जाए तो मैं जरूर बताऊंगा हम लोग, ठीक है, हम लोग जरूर बताएंगे इसका आंसर। अब पढ़ते हैं 88वें प्रश्न। धूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है? धूम कुड़िया क्या है? युवा गृह है, सभी लोग जानते हैं। यूथ डॉर्मेट्री, सभी लोग जानते हैं। डी इज द राइट आंसर। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तिब्बत। डी इज द राइट आंसर। 90। पालकोट की गुफाएं डैश में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? पालकोट की गुफाएं कहाँ है भाई? तो गुमला में। ए इज द राइट आंसर। ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 91। पेपर 1 में झारखंड का जो आया क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन 15 अगर सिलेबस में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, लेकिन आया कितना? 1 और 2। तो आउट ऑफ सिलेबस तो जीपीएससी ने ही पूछा है, सिलेबस से बाहर। मतलब जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेपर का पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग तो जीपीएससी ने ही पूछा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। 91 पे जो है, लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। किसका है? तो ये असुर जनजाति का पेशा है लोहा गलाना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले एग्जाम में। सी इज द राइट आंसर, असुर। 92। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा मलुटी। ये तो मैंने खुद ही पढ़ाया था और काफ़ी विस्तार से पढ़ाया था, 92 का आंसर क्या होगा? ए, मलुटी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? इसका आंसर होगा दोस्तों कथक। क्या होगा इसका आंसर? 93 का डी होगा, कथक। 94। विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है।
इसका 94 का आंसर होगा इछोरनिया, डी, इछोरनिया, इसका आंसर होगा डी। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज इकोरिया, आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 95। निम्नलिखित में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। देखिए ये क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है, इसके ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो कैगा जो है, देखिए कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कैगा जो है वो है कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम जो है ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो देखिए ये दो, इसमें तो दो गलत हो गए, ठीक है, दो गलत हो गए इसमें, तो इसका आंसर ही जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। आप इसका भी छोड़ दीजिएगा, इसका भी जो है मार्क्स इक्वली सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है, कौन सा लगता है? तो इस पे लगता है सी, पूंजी लाभ कर। हालांकि ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, लेकिन हम लोग काफ़ी डिलिब्रेशन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए। आप भी इसके उत्तर अगर आपको सही मालूम हो विथ प्रूफ तो जरूर दीजिएगा दोस्तों। 97। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, आंसर इज बी, पूर्ण स्वराज दिवस। बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज डे, ठीक है, आंसर इज बी। 98। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है, इसका आंसर जो है बी और डी में होना चाहिए, लेकिन नियरेस्ट अबाउट जो है, नियर अबाउट इसका डी ही लगता है। लेकिन जो यहाँ पे जो रासायनिक पूछ दिया है तो एक बार बी की तरफ भी दिमाग जाता है, ठीक है, रासायनिक अगर पूछ दिया तो एक बार बी की तरफ भी दिमाग जाता है, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन अगर हमारी राय अगर पूछिएगा तो डिस्कशन के बाद इसका आंसर डी ही पता चलता है, ठीक है। बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कुछ प्रश्न जो है वो डाउटफुल रहेंगे ही रहेंगे। आयोग के गलत होते हैं तो हम लोग कौन है? हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल सही प्रश्न जो है उत्तर देने का प्रयास किया, और जो गलत है जिसमें शक है हम लोग को बता भी दे रहे हैं आपको, ताकि आप खुद से भी जो है छानबीन कर लें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? इजी क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? हेमाटाइट। 99 का भी हेमाटाइट। 100वां और अंतिम प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? Which of the following is not a feature of urban life? इसका आंसर होगा बी, इनफॉर्मल टाइज, अनौपचारिक संबंध। दोस्तों तो हम लोगों ने प्रयास किया कि पहले सुन लीजिए, आप लोग परेशान मत होइएगा अगर आपके नंबर कम आ रहा हो तो। मैंने आपको बताया कि जब हमारे नज़र में जो सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने 60 से 65 स्कोर किया है, 60 से 65, ठीक है, जो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। जबकि हमेशा प्री का रिजल्ट एवरेज से ही निकाला जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का कट ऑफ डाउन जाएगा, बिल्कुल डाउन जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और कट ऑफ का भी एनालिसिस हम लोग अच्छे से करके बताएंगे, हड़बड़ी में नहीं बताएंगे, चूँकि पेपर अनएक्सपेक्टेड है तो कुछ भी हड़बड़ी में बताना सही नहीं होगा। पेपर 2 का जहाँ तक झारखंड का बात रहा तो उसका भी पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो उस पर भी थोड़ा रिसर्च करना होगा, काफ़ी खोजबीन करनी होगी, ठीक है। पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पेपर 1 पेपर 2, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि पेपर आपका ख़राब गया। कट ऑफ डाउन जाएगा, कितना जाएगा हम आगे सभी लोगों की राय लेके ज़रूर बताएंगे, एक जो है सर्वे करके। और आप लोग अपना मार्क्स ऑनेस्टली ज़रूर बताइए, आप लोगों ने कितना मार्क्स इस आंसर की से करने के बाद, आप लोग का आंसर की से मिलाने के बाद कितना मार्क्स आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। और बिल्कुल परेशान होइए, अगली जो भी परीक्षा है मेंस की, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको लगता है हमारे जो कट ऑफ एनालिसिस होगा या फिर 1-2 और सर लोग के जो कट ऑफ एनालिसिस होंगे नियर अबाउट अगर आप आते हैं तो मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग जरूर करिए, ठीक है। हताश मत होइए, कट ऑफ इस बार डाउन जाएगा। और शेयर जरूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और परेशान मत होइए, कट ऑफ इस बार डाउन जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। तो पेपर 2 का जो है आंसर की के साथ बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, एग्जाम फाइटर को। और इसका जो PDF है ये वाला आंसर की के साथ टिक किया हुआ, ठीक है, हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दिया हुआ है नीचे, ज्वाइन हो जाइएगा, थोड़ी देर बाद जो है डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग आराम करिए। जो लोग बाहर से आए हैं मुझे पता है वो हड़बड़ी में होंगे निकलने की, आप लोग अच्छे से जाइएगा। ट्रेन में भीड़ वगैरह बहुत होगी, बसेस में भीड़ बहुत होगी, आप लोग बहुत अच्छे से जाइएगा और आराम से जो है कुछ दिन एंजॉय करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। आप लोगों ने जो करना था वो कर दिया, ठीक है, अब उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा होगा तो और अच्छे से मेहनत करिएगा। अगर पेपर अच्छा नहीं भी गया है तो आगे के लिए अपने आप को मोटिवेट करिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं हम लोग। हैव अ गुड डे।